Good afternoon, dear students. So, in our today's lecture, we'll study about the different tests which are being carried out in hardened concrete. And today we'll discuss about the compressive strength or test of concrete. So, generally, first of all, let us study about the introduction that testing of hardened concrete plays an important role in controlling and confirming the quality of cement concrete works. It means कि generally if somebody asks you that why the testing is necessary, तो generally testing इसलिए necessary होती है कि so that हम जो क्वालिटी हम मेंटेन करना चाहते हैं तो हम उसे मेंटेन कर सकें जिस क्वालिटी का हमें कंक्रीट बनाना है। दूसरा, इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट द जो हमने क्वालिटी बनाई है, कंक्रीट जो बनाया है वो एक अच्छी क्वालिटी का बनाया है, मतलब जितनी हमें डिजायर्ड है उस क्वालिटी का बनाया है। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कंफर्म द क्वालिटी ऑफ cement concrete work, we need to do the different test of concrete, right? Now if we talk about what are the different tests, तो generally जो different test होते हैं compression test और tensile strength test या flexural strength test, ये सब test होते हैं। इनमें जो one of the most important test है that is compression test. So now you must be thinking that why the compression test is most important. So it's very easy that as we have known that the compressive strength of concrete is very much high and it is one of the very important property of concrete which is due to which it is used in daily construction। जिस वजह से इसका इतना वाइड यूज होता है वो होता है कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इट इज वेरी लार्ज। सो दैट इज वाई जो कंप्रेशन टेस्ट है इट इज द मोस्ट कॉमन कंडक्टेड टेस्ट ऑन हार्डन कॉन्क्रीट, राइट? तो इसके पीछे दो रीजन है, बिकॉज पार्टली इट इज इजी टेस्ट टू परफॉर्म, बिकॉज इसको परफॉर्म करना भी इजी होता है, एंड पार्टली बिकॉज it is the most desirable characteristic property of concrete, right? So in today's lecture we will study that how do we carry out this compression test or in concrete, right? तो generally सबसे पहले कब जब भी आपको कंक्रीट की टेस्टिंग करनी है तो आपको कुछ सैंपल्स बनाने होंगे। अब उस सैंपल का कुछ पर्टिकुलर शेप होगा, राइट, एंड साइज होगा। तो जनरली जो दो शेप हम प्रेफर करते हैं, राइट, वो होते हैं हमारे क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल, राइट? तो हेयर आई राइट बोथ द शेप्स, तो क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल। तो हम या तो क्यूबिकल शेप प्रेफर करते हैं या फिर सिलेंड्रिकल, राइट? अब नाउ इन दोनों में भी जो मोस्टली प्रेफर होता है दैट इज अवर क्यूबिकल शेप, राइट? तो सिलेंड्रिकल को हम कम प्रेफर करते हैं एंड क्यूबिकल इज जनरली फॉलो, राइट? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि क्यूबिकल जो है वो आपकी हायर स्ट्रेंथ देता है, तो इसीलिए हम क्यूबिकल मोल्ड्स को जनरली फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ मोल्ड? तो जनरली जो साइज होता है क्यूबिकल मोल्ड का दैट इज 150 इंटू 150 इंटू 150 mm, राइट? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, राइट? तो ये है साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्यूबिकल मोल्ड का जो कई बार पूछ लिया जाता है वाइवाज में भी ऑब्जेक्टिव्स में भी, तो वो साइज होता है या तो सेंटीमीटर में देखेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, या फिर अगर आपको उसमें देखना है mm में तो 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। समटाइम्स एक और शेप हम प्रेफर करते हैं, एक और साइज हम प्रेफर करते हैं, वो होता है 100 इंटू 100 इंटू 100। बट जनरली आपका जो जनरली फॉलोड होता है वो है आपका ये वाला साइज, राइट? क्यूब का साइज, राइट? ये तब फॉर्म होता है, ये जनरली तब यूज होता है जब एग्रीगेट का जो साइज है, जो हमने एग्रीगेट यूज किया है कंक्रीट बनाने में, राइट, तो अगर वो ग्रेटर देन 20 mm है आपके तो फिर ये साइज यूज होता है। और अगर हमारे जो एग्रीगेट यूज्ड है वो 20 mm से कम है तब हम जो मोल्ड का साइज यूज करते हैं वो होता है 100 इंटू 100 राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट? तो ये तो था क्यूबिकल मोल्ड का साइज। अगर बात करें सिलेंड्रिकल मोल्ड की, कि अगर आपने सपोज, वैसे जनरली क्यूबिकल मोल्ड ही यूज करते हैं, बट सपोज अगर आप सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो साइज होगा दैट वुड बी अगेन 150 mm डाया, राइट, एंड 300 मीटर हाइट। तो जनरली जो इसकी हाइट होती है या लेंथ वो डाया का डबल लिया जाता है। जनरली जो ये वैल्यू तो जो भी होंगी लेकिन इनका जो रेशियो होगा तो हाइट और लेंथ विल बी डबल ऑफ इट्स डाया। तो अगेन ये वाला साइज हम कब यूज करेंगे? जब एग्रीगेट जो है दैट इज ग्रेटर देन 20 mm। एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 20 mm। अगर एग्रीगेट का साइज 20 mm से कम है तो जो हम मोल्ड का डाया यूज करेंगे दैट वुड बी 100 mm। और जो इसकी हाइट होगी अगेन ये इसकी डबल होगी क्योंकि रेशियो हम यही मेंटेन करते हैं, तो दिस विल बी 200 mm, ठीक है? 200, दिस इज mm हाइट। तो ये कब होगा केस? जब एग्रीगेट इज लेस देन 20
mm। तो सबसे पहले जो टेस्टिंग में आपको ध्यान देना है कि मोल्ड दो तरीके के होते हैं, एक क्यूबिकल एक सिलेंड्रिकल। इन दोनों में भी जो हाईली प्रिफर्ड है दैट इज क्यूबिकल मोल्ड। क्यूबिकल मोल्ड का जो जनरली प्रिफर्ड साइज है दैट इज 115 टू 150 एंड जनरली ये तब यूज होता है जब एग्रीगेट 20 से ज्यादा है। तो मोस्टली हमारा जो टेस्ट में यही साइज यूज किया जाता है। इफ इन केस aggregate is less than 20 mm, then the size of mold is this. Again, talking about the cylindrical mold, so generally इसमें जो height से diameter का ratio maintain होता है 2:1 का, मतलब height is generally twice of that of diameter। तो again अगर aggregate का size 20 mm से ज्यादा है तो 150 डाया होगा और 300 mm height होगी, और 20 mm से कम है तो 100 mm डाया होगा और 200 mm height होगी, राइट। सो दिस वाज अबाउट द मोल्ड। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मोल्ड रहता है, राइट। ये मोल्ड है आपका क्यूबिकल मोल्ड, राइट। तो ये हमारा क्यूबिकल स्पेसिमेन हो गया। और ये आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड है, तो इस तरीके से हमारा सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है। तो सबसे पहले क्योंकि हम कंक्रीट जब बनाएंगे उसको सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके, तो उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, उसको हम मोल्ड में प्लेस कर देंगे, राइट। यहाँ पे सब यही लिखा है कि ये साइज होता है, राइट। तो ये सब वही मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, राइट। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, वंस वी हैव मेड द कॉन्क्रीट विच नीड्स टू बी टेस्टेड, उसके बाद हम उसको मोल्ड्स में रख देते हैं। मोल्ड जनरली क्यूबिकल मोल्ड होता है, राइट। तो इस तरीके से जो आपके मोल्ड्स है इसमें हम इसको रख देते हैं, और फिर इसको हम फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स इसको हम छोड़ देते हैं इन ऑर्डर टू गेट ड्राइड अप। मतलब कॉन्क्रीट जब अभी आपने बनाया तो फ्रेश होगा, ग्रीन होगा, अभी ड्राई नहीं होगा, हार्डन नहीं होगा। और जो टेस्टिंग हम करते हैं वो हार्डन कॉन्क्रीट में करते हैं, राइट। तो उसको अब हम 24 आवर्स के लिए हार्डन होने के लिए छोड़ देंगे। बट उसको हार्डन होने से पहले, छोड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्पैक्टिंग भी करनी होती है। इसका मतलब वन सबसे पहले आपने कंक्रीट बनाया, फिर उसको मोल्ड में फिल किया। तो अब हम उसको मोल्ड में किस तरह फिल करते हैं, तो जनरली उसको एक साथ सारा नहीं डाल देते। जनरली एज यू कैन रीड हेयर, द कंक्रीट इज फिल्ड इनटू द मोल्ड इन लेयर्स अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर डीप। इसका मतलब उसको 5-5 सेंटीमीटर डेप्थ की लेयर में हम उसको धीरे धीरे भरते हैं, और जैसे जैसे हम इस लेयर को भरते जाते हैं, जैसी 5 सेंटीमीटर लेयर की डेप्थ की लेयर आपने भरी, फिर हम उसको क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, सो दैट क्या हो, वो जो हमारा कंक्रीट है वो फुली कॉम्पैक्ट हो जाए, और फिर हम उसकी फुल स्ट्रेंथ निकालें। मतलब जब हम उसकी स्ट्रेंथ निकालें तो हमें उसकी फुल स्ट्रेंथ पता चले, क्योंकि फुल कॉम्पैक्शन में फुल स्ट्रेंथ आती है, राइट। तो उसको 5 सेंटीमीटर डेप्थ की लेयर्स में हम भरते जाएंगे, और उसको फिर हम क्या करते जाएंगे, कॉम्पैक्ट करते जाएंगे, राइट। तो कॉम्पैक्टिंग दो तरीके से हो सकती है, ईदर इट कैन बी बाय हैंड और इट कैन बी बाय वाइब्रेशन। तो अगर हम हैंड से कर रहे हैं तो जो होता है टैंपिंग बार को हम यूज करते हैं, राइट। तो एक बार होती है टैंपिंग बार, उससे बार बार उसको टैम्प करते रहते हैं, राइट। मतलब उस पर हम मारते रहते हैं सो दैट वो कॉम्पैक्ट हो जाए, राइट। तो अगर हम कॉम्पैक्टिंग बाय हैंड कर रहे हैं, राइट, तो क्या होगा, अगर आपने 15 सेंटीमीटर का जो साइज है हमारा, 15 सेंटीमीटर वाला रखा है हमने, राइट, क्यूब का। अभी हमने पढ़ा था दो साइज होते हैं, एक 15x15x15 का और एक 10x10x10 का, राइट। तो अगर हमने 15 वाला साइज यूज किया है तो जो हमारी टैंपिंग होनी चाहिए वो 35 स्ट्रोक्स पर लेयर होनी चाहिए। मतलब एक लेयर को कम से कम आपको 35 स्ट्रोक्स देने चाहिए टैंपिंग बार से। और अगर हमने 10 सेंटीमीटर वाला क्यूब यूज किया है तो एटलीस्ट देयर शुड बी 25 स्ट्रोक्स पर लेयर। तो इस तरीके से हम टैम्प करते करते, कॉम्पैक्ट करते करते उसको मोल्ड को फुल भरते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट जो हाँ, अगेन अगर आपने सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन यूज किया है तो जो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स हैं वो हो जाए चाहिए 30 पर लेयर, राइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज अगेन इट कैन बी समटाइम्स बी आस्क्ड। नाउ दूसरा कॉम्पैक्टिंग बाय वाइब्रेशन। तो अगर हम वाइब्रेशन के थ्रू कर रहे हैं तो ईच लेयर इज वाइब्रेटेड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक हैमर और वाइब्रेटर। तो इस केस में आप हैंड से टैप नहीं करेंगे, इसमें हम जनरली एक वाइब्रेटर यूज करेंगे, राइट। तो हम उसे क्या कर देंगे, उसको वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर रख देंगे मोल्ड को, और वो उस तरीके से वाइब्रेट होके क्या होता रहेगा, कॉम्पैक्ट होता रहेगा। तो ये दो तरीके हैं कि पहले हम मोल्ड को भरते हैं, फिर उसको भरते कैसे, एक साथ नहीं उसको फिल करते, उसमें हम कॉम्पैक्टिंग करते करते उसको फिल करते हैं अप टू द टॉप लेवल, राइट। नाउ वंस इट इज फिल्ड टू द टॉप लेवल, तो उसके बाद उसको हम क्या कर देते हैं, उसके फिनिशिंग करके हम ट्रॉवल से उसके टॉप सरफेस को फिनिश कर देते हैं, एंड फिर हम उसे मोल्ड में भर के रख देते हैं और उसको टाइम देते हैं सो दैट इट गेट्स हार्डन्ड, राइट। तो जब हम उसको पूरा फिल कर लेंगे उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको हम रख देते हैं एटलीस्ट 90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि जब उसको स्टोर किया जाता है मोल्ड में हार्डन अप होने के लिए तो इतना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और एटलीस्ट 90% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रूम में, राइट। तो इसके बाद क्या कहते हैं, उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, राइट।
और उसके बाद क्या होता है 24 आवर्स के बाद हम उसको जब मोल्ड में पूरी तरीके से हार्डन अप हो जाता है कंक्रीट, तो उसके बाद हम उसको बाहर निकालते हैं एंड इमीडिएटली उसको क्लीन फ्रेश वाटर में, सारे जितने भी मोल्ड्स आपने बनाए हैं उनको क्लीन फ्रेश वाटर में रख लिया जाता है, राइट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम इसको क्लीन फ्रेश वाटर में क्यों रखते हैं। तो क्या होता है कि टेस्टिंग जो होती है जनरली जब हम उसे टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, जो एपरेटस है कंप्रेशन टेस्ट निकालने के लिए, स्ट्रेंथ निकालने के लिए, दैट इज यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो ये जो टेस्टिंग होती है इसको हम जनरली कितने दिन में करते हैं, तो या तो हम इसे 7 दिन के पीरियड में करते हैं, या 14 डेज के पीरियड में, या 28 दिन के पीरियड में। तो जनरली वैसे हमें निकालनी तो 28 डेज स्ट्रेंथ होती है, राइट। लेकिन व्हाट हैपेंस कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो इतने टाइम तक वेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, हम या तो उसको 7 दिन के लिए टेस्ट कर लेते हैं, या फिर 14 डेज के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी 28 डेज स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि 7 दिन में आप देखेंगे तो 7 दिन में कॉन्क्रीट अपनी 28 डेज स्ट्रेंथ का 2/3 पार्ट अटेन कर लेता है। मतलब जो 7 डेज में स्ट्रेंथ होगी, लेट अस अंडरस्टैंड, मतलब जो 7 डेज स्ट्रेंथ है वो है आपकी 2/3 ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। तो जनरली अगर आप क्या कर रहे हैं, 7 दिन बाद उसको स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू आप इतना, उसको जितनी भी वो आएगी उसका आप क्या कर लेंगे, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके 28 डेज स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो वैसे बेसिकली जो जनरल प्रोसीजर है उसमें तो 28 दिन के बाद टेस्ट करते हैं, क्योंकि 28 दिन में ही हमने पढ़ा है कॉन्क्रीट अपनी 99% स्ट्रेंथ अटेन कर लेता है। तो अगर आपको उसकी फुल स्ट्रेंथ पता करनी कितनी है तो 28 दिन बाद ही हम टेस्ट करते हैं। बट इफ ड्यू टू सम रीजंस अगर इतना वेट करना मतलब मुश्किल है, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन को रोकना मुश्किल है, तो हम जनरली उसको 7 दिन या 14 दिन में उसको टेस्ट कर लेते हैं, और उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं 28 दिन की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोल्ड तो जो स्पेसिमेन है वो तो आपका 24 घंटे में प्रिपेयर हो गया। कॉन्क्रीट जो है स्पेसिमेन, यहाँ पे मैं कॉन्क्रीट के मोल्ड को कह रही हूँ, जो कॉन्क्रीट आपने बनाया है कॉन्क्रीट, ठीक है, वो तो आपका 24 घंटे में प्रिपेयर हो गया। अब नाउ जब हमने उसे टेस्ट करना है, वैसे तो 28 दिन में करना है, बट अगर 7 या 14 दिन में भी करना है तो तब तक उस स्पेसिमेन को हम ऐसे ही नहीं रख देते, इट इज सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, राइट। और ये इस पानी को हर 7 दिन में हम चेंज भी करते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई द सैंपल इज सबमर्ज्ड इन दैट वाटर। तो जनरली क्या होता है, ये होती है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था जो कॉन्क्रीट है उसमें मेनली जो स्ट्रेंथ इंग्रेडिएंट है वो क्या आपका सीमेंट है। तो सीमेंट का क्या होता है, सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ कैसे अटेन करती है, हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट इन डिटेल अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, दैट इट इज नॉट अ 1 डे और 2 डे प्रोसेस। जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट है वो धीरे धीरे होती रहती है, राइट। जैसे कि C2S कंपाउंड है वो बहुत देर में हाइड्रेट होता है, राइट। तो क्या होगा, क्योंकि हाइड्रेशन होना है कंक्रीट सैंपल के अंदर सीमेंट का। अब अगर हम उसको नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देंगे सैंपल को, तो पानी जो है जो हमने हाइड्रेशन के लिए रखा है उसके अंदर, वो क्या हो सकता है, वो आपका लॉस हो सकता है। और वो लॉस हो जाएगा तो हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उस कंक्रीट की जो हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वो कम मिलेगी, बिकॉज उसमें तो पानी लॉस हो चुका है। तो दैट इज वाई हम इस तरह क्योरिंग करते हैं कि उसको सफिशिएंट वाटर में हम उसको डिप रखते हैं, सो दैट जो हाइड्रेशन है अंदर सीमेंट का वो होता रहे, और पानी जो है वो लॉस ना हो, उसके आउटर में हमने इनफ पानी हमने दे दिया है। तो इसलिए सैंपल्स को, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा लैब में या अभी अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, तो उसमें क्या होता है, हम सैंपल बना के 24 घंटे बाद मोल्ड से बाहर निकाल के उसको डायरेक्टली हम क्लीन वाटर में डिप कर देते हैं, राइट। सी इस तरीके से सैंपल आपके, ये देखिए इतने सारे क्यूबिकल सैंपल्स बनाए हुए हैं, स्पेसिमेन कहते हैं बेसिकली। इसको हम पानी में सबमर्ज करके रख देते हैं, और जब तक कि हमें टेस्टिंग, जिस दिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसी दिन इसको हम बाहर निकालते हैं इस वाटर से, एंड दिस वाटर नीड्स टू बी चेंज्ड एट एवरी 7 डेज, राइट। ना उसके बाद क्या होता है, जिस भी दिन हम टेस्ट कर रहे हैं, सपोज हम 28 दिन बाद टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम उस मोल्ड को बाहर निकालते हैं, उस स्पेसिमेन को बाहर निकालते हैं, राइट। और उसको इनफ पहले हम ड्राई करते हैं, सो दैट उसके जो आउटर कवरिंग में वाटर है उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद ये आपकी यूटीएम है बेसिकली बच्चों। यूटीएम में इस सैंपल को देखिए इस तरीके से पुट किया जाता है। हमारा जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन कहते हैं बेसिकली इसे, इसको यूं इस तरह पुट किया जाता है इन दो प्लेट्स के बीच में। और ये दो प्लेट्स बाद में क्या होता है, जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो इस तरीके से इस पे नीचे आके और ये वाला ऊपर आके इस पे क्या करते हैं, एरो बना है, ये इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, और यहाँ से हम लोड की रीडिंग लेते रहते हैं कि किस लोड पे वो जो स्पेसिमेन है वो फेल हुआ है, राइट। नाउ ये जो लोडिंग की रेट होती है जनरली वो होती है 14 न्यूटन पर mm²। मतलब पर मिनट में 14 न्यूटन का लोड जो है उसमें लगता रहता है, पर यूनिट एरिया 14 न्यूटन का लोड उसमें लगता रहता है, राइट। तो जो रेट है दैट इज 14 न्यूटन पर mm²
पर मिनट। तो इस तरीके से लोडिंग इस पे की जाती है और फाइनली जब उसकी स्ट्रेंथ अटेन हो जाएगी, जितना मैक्सिमम वो बियर कर सकता है, राइट, वो हम उसको नोट कर लेंगे। और बेसिकली ये इस तरीके से देखिए, जो स्पेसिमेन है वो फेल हो जाएगा। वंस उसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो रीच हो गई तो वो इस तरीके से कंप्रेशन में फेल हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से स्पेसिमेन फेल हो रहा है। तो जिस लोड पे स्पेसिमेन फेल हुआ हम उसको क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें वहां पे डायरेक्टली रीडिंग मिल रही है। और स्ट्रेंथ हम किस तरह निकालते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दैट इज मैक्सिमम लोड कैरीड बाय द स्पेसिमेन टू द टॉप सरफेस एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब जितना लोड उसने मैक्सिमम कैरी किया, जहां पे वो फेल हुआ उस लोड को हम नोट कर लेते हैं और उसके एरिया से डिवाइड करके हमें उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाती है। नाउ व्हाट इज द टॉप सरफेस एरिया? तो जनरली जो आपका साइज है, देखिए स्पेसिमेन का वो क्या है, 150 mm लेंथ, 150 mm ब्रेड्थ और 150 mm हाइट। तो जो सरफेस एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे सरफेस एरिया कितना है, 150 इंटू 150, दैट इज 22500 स्क्वायर mm। तो जब हम इससे डिवाइड कर देते हैं जितना लोड उसने कैरी किया, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज उसने जो मैक्सिमम लोड बेयर किया वो था 450 किलो न्यूटन, जो हमारी डायल गेज पे रीडिंग आई वो 450 किलो न्यूटन की आई, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो सिंपल इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000 न्यूटन, और जो सरफेस एरिया था वो 22500 था। तो जब हमने इनको डिवाइड किया, जो हमारी स्ट्रेंथ आ रही है वो आ रही है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब ये एग्जाम्पल क्लियर। तो इस वे से हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो ये प्रोसीजर था कि हाउ द बेसिकली द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेस्टेड, राइट। तो बहुत सिंपल स्टेप है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या किया, कंक्रीट को बनाया, मिक्स किए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। देन व्हाट वी हैव डन, वी हैव फिल्ड इट इन द मोल्ड इन लेयर्स बाय प्रॉपर्ली कॉम्पैक्टिंग इट। वन इट इज फिल्ड properly, then we leave it in the mold for a period of 24 hours at a humidity of 90% and at a temperature of 27 plus minus 2 degrees Celsius, right. Then after 24 hours the specimen is taken out of the mold and it is immediately submerged in clean fresh water. Now this fresh water needs to be changed every 7 days, right. And the specimen is taken out at the time of testing. जिस दिन भी हम टेस्ट कर रहे हैं 28 डेज पे जनरली टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि 28 दिन की स्ट्रेंथ ही 99% स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। तो जिस दिन हम टेस्टिंग कर रहे हैं स्पेसिमेन को बाहर निकालेंगे पानी से, उसको ड्राई करेंगे, देन वील पुट इट इन द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देन आफ्टर पुटिंग इट प्रॉपर्ली इन द यूटीएम वी विल अप्लाई ग्रेजुअली द लोड एट अ रेट ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। एंड आफ्टर दैट एक डायल गेज में रीडिंग आती रहती है लोड की। वंस द स्पेसिमेन फेल्स, राइट, ड्यू टू क्रैशिंग, तो क्या होगा, हम लोड जितनी वैल्यू है लोड की वो नोट डाउन कर लेंगे। देन वील डिवाइड दैट बाय द एरिया ऑफ द स्पेसिमेन, दैट विल गिव अस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये तो बेसिकली टेस्टिंग प्रोसीजर था। अब इसमें कुछ बच्चों पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहले तो जो क्यूबिकल स्ट्रेंथ और अगर आप सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, कि अगर आपने जो स्पेसिमेन लिया है वो क्यूबिकल लिया है या फिर आपने क्या लिया है, सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन लिया है, तो इन दोनों में इक्वल वैल्यू नहीं आती है, राइट। अगर आपने सैंपल एक ही यूज किया है, कंक्रीट एक यूज किया है, लेकिन एक बार क्यूबिकल मोल्ड यूज किया और एक बार सिलेंड्रिकल, तो दोनों में सेम वैल्यू नहीं आएगी। जेनरिकल, ये आपके नॉलेज के इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। तो क्यूबिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एंड इट इज अबाउट, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ से कितनी ज्यादा होती है, so it is about 1.25 of cylindrical strength, right। तो cubical strength cylindrical strength से ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो cubical concrete होता है, cubical shape होता है, वो आपका greater frictional resistance देता है with respect to cylindrical shape। तो जब greater frictional resistance है तो वो उतना ही ज्यादा लोड बेयर कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो frictional resistance है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा लोड बेयर कर पाएगा, यानी cubical strength ज्यादा आएगी। दूसरा, जो क्यूबिकल कंक्रीट का सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिलेंड्रिकल कंक्रीट। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी लोड को, राइट। तो इसीलिए इस वजह, इन दो रीजंस की वजह से क्यूबिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यूबिकल स्ट्रेंथ के रीजन क्या है स्ट्रेंथ ज्यादा होने के। तो ग्रेटर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ग्रेटर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड इज योर ग्रेटर सरफेस एरिया, राइट। तो ये कभी पूछ लिया जाता है और ये कितना ज्यादा होता है, तो 1.25 टाइम्स ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट, बच्चों जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो एक जो सैंपल होता है उसमें पर्टिकुलरली आपके 3 स्पेसिमेंस होते हैं, राइट।
इसके बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है कि स्पेसिमेन हम किसे कह रहे हैं। ये सपोज जो हमने कंक्रीट बनाया है क्यूबिकल मोल्ड, ये एक स्पेसिमेन है। तो तो एक सैंपल में जनरली 3 स्पेसिमेन होते हैं। ये 3 स्पेसिमेन सपोज आपने टेस्ट किए एक सैंपल में, राइट। सपोज इसकी जब आपने स्ट्रेंथ निकाली, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो एक्स आई। सपोज इसकी जो आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली वो वाई आई। और सपोज इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली वो जेड आई। क्योंकि इंडिविजुअल स्पेसिमेन की अपनी अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। एक सैंपल में यू ऑलवेज रिमेंबर देर आर 3 स्पेसिमेन। स्पेसिमेन हम किसे कह रहे हैं? कॉन्क्रीट के क्यूब को। सैंपल से कंफ्यूज मत होना, ये सैंपल नहीं है, एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन है। अब तीनों की अपनी अपनी कोई स्ट्रेंथ आएगी, राइट। नाउ क्या होता है, इन तीनों जो हम इस सैंपल की अब जो स्ट्रेंथ निकलती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो एक सैंपल की ली जाती है, एक स्पेसिमेन की नहीं। मतलब जो हम रिपोर्ट करते हैं कि इस कंक्रीट की इतनी स्ट्रेंथ है, वो हम सिर्फ एक स्पेसिमेन की नहीं करते, हम एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं। और जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो हम बोलते हैं इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ है। तो यानी एवरेज कितनी होगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाय 3। बिकॉज आप एक ही मोल्ड का एक स्ट्रेंथ रिपोर्ट नहीं कर सकते कि इसकी इतनी आई तो इतनी इस कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ है। क्योंकि जनरली जब भी हम एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं, हम एक एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो जनरली 3 स्पेसिमेन को टेस्ट किया जाता है एक स्लॉट में, एक सैंपल में। और फिर उन तीनों की जो एवरेज स्ट्रेंथ आती है उतनी हम बोलते हैं कि इस कॉन्क्रीट की इतनी स्ट्रेंथ है। नाउ आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि सपोज इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ जो आई वो आई ए। ए इसकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, मतलब एवरेज जो स्ट्रेंथ है इन तीनों की मिला के वो ए है। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो इन तीनों की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, राइट, एक्स वाई जेड, जो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू है स्ट्रेंथ की, वो इस ए वैल्यू से 15% के ज्यादा वेरिएशन पे नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए का 15% जितना भी होगा, राइट, जो इनकी मतलब एवरेज स्ट्रेंथ आई उसके 15% से ये ज्यादा वेरी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, या तो वो इससे 15% ज्यादा हो सकती है या 15% कम हो सकती है। पर जैसे अगर 16% ज्यादा हो गई या कम हो गई तो इसका मतलब ये सैंपल हमारा फेल हो चुका है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका। सी इट इज रिटन है यहाँ पे, देखिए कि if strength of any specimen varies by more than 15% of the average strength, then such specimen should be rejected. समझ में आया कि एज पर योर आईएस कोड क्या है कि जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया कि जो एक सैंपल की हम स्ट्रेंथ रिपोर्ट करते हैं वो 3 स्पेसिमन का एवरेज होता है। अब वो एवरेज वैल्यू कुछ आएगी, तो जो इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो इस एवरेज वैल्यू से 15% से ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। मतलब वो या तो इससे 15% ही ज्यादा हो सकती है या 15% कम हो सकती है। ऑब्वियसली इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा या कम होगी, दो ही प्रोबेबल केस हो सकते हैं। तो वो जो वेरिएशन है बच्चों, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 16% वेरिएशन हो गया, 17% वेरिएशन हो गया इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का, तो फिर उस स्पेसिमेन को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं, जब हम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि ये जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ये जो इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, इनमें वेरिएशन 15% से कम ही है या 15% है। अगर उससे ज्यादा हुआ देन स्पेसिमेन फेल होता है एंड द टेस्ट नीड्स टू बी रिपीटेड। तो ये चीज आपको ध्यान देनी कि एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन का इंडिविजुअल हम एवरेज स्ट्रेंथ निकालते हैं और जो इनका वेरिएशन है इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का, वो 15% के विद इन ही रहना चाहिए, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर द टेस्टिंग ऑफ योर कंक्रीट। एंड विच टाइप ऑफ टेस्टिंग? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो किस में किया जाता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, राइट। सो आई होप द होल प्रोसेस इज क्लियर टू यू। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।